में आज बात करेंगे हम आकाशीय बिजली से जनहानि होती है और ये घटनाएं जैसे ही मानसून का सीजन शुरू होता है उस वक्त सबसे ज्यादा नजर आती हैं। पिछले 15 दिन के आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 4 राज्यों में ही इससे मरने वालों की संख्या 400 के करीब है। और अगर हम पिछले 2019 से अब तक के आंकड़ों को देखें तो ये संख्या काफी ज्यादा है। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें से मरने वालों का आंकड़ा 40% वो आकाशीय बिजली के जरिए या उसके कारण होता है। तो आप समझेंगे कि असल में क्या ये नेचर में बदलाव के चलते इस तरह की घटनाएं पहले से ज्यादा हो रही हैं या फिर ये यूजुअल है और पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी और हमारी मीडिया में कम आती थी। इसका विज्ञान क्या है और इसके प्रेडिक्शन को लेकर हमने क्या तंत्र अब तक विकसित किया है, वो कितना सटीक है और आम लोग इससे बच पाएं, क्या इसके लिए भी कोई सिस्टम हमने डेवलप किया है और क्या वो हिदायत या सावधानियां हो सकती हैं। और इस पूरे के पूरे आकाशीय बिजली के जो फिनोमेना है, इसके पीछे के कारण और इसके विज्ञान को हम आज समझेंगे 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं कर्नल संजय श्रीवास्तव, हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन है क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के। आपका स्वागत है संजय जी। हमारे साथ डॉक्टर सोमा सेन रॉय हैं, साइंटिस्ट हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर श्यामली सिंह हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज IIPA से। आपका भी स्वागत है मैम। शुरुआत मैं संजय जी आपसे करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक जो मेरे पास आंकड़े हैं, अगर पिछले 1.5 महीने में कहूं तो करीब करीब 300 या 300 से ज्यादा दिख रहे हैं और हर रोज ये अलग अलग अपडेट हो रहे हैं। आप लोगों ने इस पर काफी काम किया है, अलग अलग वर्षों के आंकड़े जुटाए हैं। अगर हाल में ही पिछले 1 या 2 महीने को देखूं, किस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं और क्या रीजन है किसी खास पॉकेट, कुछ खास राज्यों में इस तरह की अचानक घटनाओं में तेजी की? देखिए, वज्रपात एक ऐसी घटना है जो जब से नेचर का उद्भव हुआ है तब से आकाशीय बिजली या वज्रपात हमें फैसिनेट करती रहती है। और ये प्रकृति की संरचना है कि जब भी खेती का मौसम आता है तो हमारे ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ईश्वर ये वज्रपात प्राकृतिक घटना होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमारी धरती उपजाऊ बनती है। और ये हमारे गाँवों में काफ़ी अच्छी जानकारी लोगों के पास रहती है कि कौन से बादलों से बिजली गिरेगी। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, जब भी शुरुआती मानसून का दौर होता है ये बिजली ज़्यादा कड़कती है और ये हमेशा से देखा गया है कि इस शुरुआती मानसून के दौर में नुकसान ज़्यादा होता रहा है। ये इस वर्ष की ही बात नहीं है, पिछले वर्ष भी मानसून थोड़ा देर से आया था और 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में 291 लोगों की मौत हुई थी। 21-22 जून 2016 को बिहार, झारखंड में 213 लोगों की मौत हुई थी और सिर्फ बिहार में 157 लोगों की मौत हुई थी। तो जो पुरानी परिपाटी चल रही है उसके अनुसार हमेशा शुरुआती मानसून में ज़्यादा वज्रपात की घटनाएं होती हैं और उस वक्त किसान चूँकि खेती के लिए निकलते हैं तो ज़्यादातर इसमें मरने वालों की संख्या किसानों की होती है। और क्या संजय जी वज्रपात की जो घटना है वो किसी खास रीजन में आप ज्यादा देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या इस तरह के इलाके, या ये एक समान होता है मानसून के साथ उन सभी राज्यों में जहां पर धीरे धीरे मानसून पहुंचता है? देखिए, ये वज्रपात की घटनाओं का हम लोगों ने पूरा राष्ट्रीय स्तर पे मैपिंग किया है और हर राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं। जहाँ तक वज्रपात का अगर हम लाइटनिंग काउंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग काउंट्स हिंदुस्तान में ओडिशा और मध्य प्रदेश में होते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में लगभग 12.5 लाख लाइटनिंग फ्लैशेस की घटनाएं हुई थी। जहां तक बिहार का नंबर आता है, बिहार लाइटनिंग फ्लैशेस के हिसाब से 8वें नंबर पे आता है, जहां तकरीबन 8 लाख लाइटनिंग फ्लैशेस एक साल में हुई थी। लेकिन जहां तक जून और जुलाई के महीने की बात है, इन महीनों में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है और तकरीबन 30% से 35% लाइटनिंग इन इलाकों में इसी जून जुलाई के महीने में होती है। ओके डॉक्टर सोमा, मैं समझना चाहूंगा कि क्या इसका अब तक का सिस्टम या आप लोगों का एनालिसिस है
क्या ये जिस तरीके से एक्सट्रीम रेन देख रहा हूँ उसी तरीके की एक्सट्रीम लाइटनिंग की हमारे पास खबरें भी ज़्यादा आ रही हैं पिछले कुछ वर्षों में, अचानक इसमें बढ़ोतरी हुई है, या किसी खास रीजन या पॉकेट में, या फिर जो संजय जी कह रहे हैं कि कुछ राज्य हैं जो कि प्रोन माने जाते हैं, वहां पर ज़्यादा घटनाएं होती हैं और ये अनयूजुअल नहीं है? देखिए, इस बात पे मैं संजय जी के साथ सहमत हूँ कि हर साल अगर आप देखते हैं क्राइम रिसर्च ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक्स हैं, 2000 से 3000 लोग सिर्फ लाइटनिंग के कारण मरते हैं सारे देश में। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ लाइटनिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जो जमीन पे लाइटनिंग दिखती है वो ज्यादा जरूरी होती है। वो लाइटनिंग इस सीजन में जहां पर मानसून एडवांस करेंगे, मानसून के क्लाउड्स में जो आपका नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर, हाइड्रोमीटियोर ज्यादा होती है, तो उसमें लाइटनिंग भी ज्यादा फ्लैश बढ़ता है और वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग ज्यादा होती है। तीसरी जो बात है आपका, इस सीजन में जब फार्मर लोग खेती करने जाते हैं, आपको पता है इस समय खरीफ का ट्रांसप्लांटेशन, पैडी ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो जब वो वेट फील्ड के अंदर जाते हैं, वहां पर फील्ड जब पूरा नी तक, घुटनों तक पानी के अंदर जब जाके वो काम करते हैं, उस समय फील्ड का जो वाटर है वो एक आयोनिक कंडक्टर बन जाता है। एक लाइटनिंग फ्लैश अगर एक फील्ड में गिरता है, साथ ही साथ सारे फार्मर जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं। ये तीसरा कारण है। मगर ये भी बात है कि अगर आप ये जो इंस्टेंसेस देखते हैं, ये हर स्टेट पे एक जैसा इफेक्ट नहीं किया है। तो आपका जो सिस्टम आपका बिहार के ऊपर से आया था, वो अल्टीमेटली ईस्ट झारखंड, मालदा, मुर्शिदाबाद, बंगाल में भी गया, मगर वहां इतना कैजुअलिटीज नहीं हुआ। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि कॉन्शियसनेस या अलर्टनेस कितना है, ये सीजन में एक्शन क्या लेना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर सोमा, थोड़ा सा मैं और इसमें चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि लाइटनिंग, जैसे आपने कहा कि क्लाउड टू अर्थ, इस पे क्या अलग अलग कुछ प्रकार भी हैं लाइटनिंग को लेकर, और कौन सी वो लाइटनिंग ज्यादा खतरनाक है, किस तरह की लाइटनिंग है जो कि सेफ मानी जाती हैं आप लोगों के नजरिए से? जी देखिए, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग जो होती है, उसमें फ्रैंकली हमारा पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो करीब 1 महीना पहले के जो थंडरस्टॉर्म्स थे, या बाकी वेस्ट उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब में जैसा हो रहा है, उसमें खतरा नहीं होता है। मगर जहां क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है, वो उसका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो साथ ही साथ आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है लाइटनिंग स्ट्राइक का, वो बढ़ता जाता है। वो ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होती है। वो 2 तरह की होती है, एक होता है पॉजिटिव लाइटनिंग फ्लैश, एक होता है नेगेटिव लाइटनिंग फ्लैश। दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उतना खतरे का चांस बढ़ता है। और क्या डॉक्टर सोमा, ये जो प्री मॉनसून जिसे हम लोग कहते हैं और आईएमडी जिसको कहता है, क्या ये उस दरमियान ज्यादा होता है, या इनिशियल जब मॉनसून शुरू होता है और स्टार्ट कर रहा होता है वो वक्त ज्यादा इस वक्त खतरनाक माना जाता है, और जब एक बार मॉनसून पहुंच जाता है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आ जाती है इस तरह की लाइटिंग में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्री मॉनसून का हमारा जिस तरह का क्लाउड्स होता है, क्लाउड का लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता है, क्लाउड बहुत जल्दी मूव करता है, और क्लाउड का हाइट ज्यादा होने के कारण क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग ज्यादा होती है उनमें। जहां पर मॉनसून एडवांस के टाइम में, जैसा अभी श्रीवास्तव साहब ने भी बताया, एडवांस के टाइम में या जैसे ब्रेक के बाद एक्टिव फेज हम जब पहुंचते हैं, उस समय का जो क्लाउड होता है उनमें लाइटनिंग बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। हाइड्रोमीटियर ज्यादा होने से आपका चार्जिंग भी ज्यादा होगा, लाइटनिंग का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, तो वो क्लाउड्स में ज्यादा होता है। एक बार मॉनसून सेट इन करने के बाद आपका स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउडिंग ज्यादा होता है, जिसमें लाइटनिंग नहीं होता है, सिर्फ क्यूमुलस क्लाउड्स में होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में वो होता है इसी टाइम में, ये मई जून, या आपका अगर ब्रेक के बाद एक्टिव फेज आता है उस समय होता है। ओके डॉक्टर श्यामली, अगर हम भारत में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में रीजन है, कोस्टल, ड्राई स्टेट, और इसके अलावा मैं कहूँ कि रिवर बेड के किनारे के जो राज्य हैं,
और जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि अलग अलग रीजन में इसके चांसेस ज्यादा हैं, और खास तौर पर मौसम किस तरीके से है, या प्री मानसून है, मानसून शुरू हो रहा है। लेकिन क्या ये कंडीशंस पर भी इस तरीके से डिपेंड करता है, जो उस खास रीजन या स्टेट की कंडीशंस हैं, कहां पर ज्यादा इस तरह की लाइटिंग हो सकती है क्लाउड टू अर्थ को लेकर, या फिर ये वेरी करता है कुछ दूसरे फैक्टर्स पर? आपका जो प्रश्न है उसका सीधा एक डायरेक्ट जवाब नहीं है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। अगर आप एक वर्ल्ड वाइड डाटा की बात करें तो 30 मिलियन लाइट फ्लैशेस होते हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 30 फ्लैश पर सेकेंड, ये मैं पूरे ग्लोब की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न था कि स्टेट टू स्टेट में इसका कितना वेरिएशन है, बिल्कुल इसका स्टेट टू स्टेट वेरिएशन भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि बिजली, जो आपकी आकाशीय बिजली है, वो हर जगह प्रेवलेंट है, बट उसका कितना लोगों में कितनी जागरूकता है, या उनके स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज या अथॉरिटीज़ ने उनको, जिसको हम कहते हैं पूर्वानुमान या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कितने दिए हुए हैं पहले से, और लोग कितने अलर्ट हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है, तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट मोड पे आने से उनका जो असर है, जो आप कहें कि डेथ है, मोर्टेलिटी है बिजली गिरने से, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो वो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा प्रखर रूप से मीडिया रिपोर्टिंग उसकी कम होती है। बाकी अगर आप एक रिपोर्ट देखें हाल ही में जो बिहार में हुआ, तो देवघर एक बहुत ही फेमस जगह है, आपको पता होगा, जहाँ पे कंपैरेटिवली जो बिजली गिरने की से जो डेथ है, जो मोर्टेलिटी है, वो कम है, क्योंकि उसके मंदिर और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि उसमें बहुत सारे लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, जो कि सीधे जो लाइटनिंग है उसको ग्राउंड में कर देती है, ग्राउंडेड कर देती है, ज़मीन में वो फैल जाती है, और ह्यूमन को, मतलब इंसान को या पशुओं को उसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता है। ओके, तो डॉक्टर श्यामली, क्या मैं कहूँ कि इससे बचने के रास्ते हैं, क्योंकि लाइटिंग तो होगी, ये नेचुरल है, बचा जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर जो दूसरे मोड हैं, वो हमारे पास या हमारे साइंस के पास कितने हैं इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा कारगर तो अभी एज सच इंडिया में नहीं है। जैसे अगर आप देखें कि आपके ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, जो कि आप बता सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इसका जो आपकी आकाशीय बिजली का जो प्रॉब्लम है, वो एक शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है, जैसे कि ये 2 से 3 घंटे तक ही रहता है। अगर आप भूकंप को आपका ये बाढ़ को देखें या और कोई आपदाओं को देखें, तो वो लंबा चलता है। पर ये जो आकाशीय बिजली गिरना है, इसका जो समय अंतराल है वो बहुत कम है। तो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इतना कारगर नहीं है। दूसरा, हम सैटेलाइट के ज़रिए कर सकते हैं इसका अर्ली पूर्वानुमान, पर जो सैटेलाइट भी है वो आपका 36,000 किलोमीटर ऊपर से दे रहा है, और जब तक उसका डाटा को हम इंटरप्रेट कर पाएंगे तो उसमें 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसका पूर्वानुमान मुश्किल है। बट हाँ, जो आपका डॉपलर वेदर रडार सिस्टम है, वो 10 मिनट के अंदर ही बहुत सारे आपको पूर्वानुमान दे सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया अगर की बात करें तो बहुत सारी नेटवर्किंग की, डॉपलर रडार वेदर स्टेशंस के नेटवर्क्स की ज़रूरत है, जिससे कि हम जल्दी डाटा मिल सके, और कंसर्न्ड ऑफिसर, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं इसमें, उनको हम अपनी जानकारी जो है वो डिसेमिनेट कर सकें, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। हाँ जी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी की, शायद आईएमडी की ओर से इस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, और डॉक्टर सोमा आप बेहतर बता पाएंगे कि हमने अब तक किस फेज तक पहुंचे हैं, और कितना एक्यूरेसी के साथ, और किस रीजन या कुछ खास राज्यों तक हम इसे पहुंचा पाए हैं, या ऑल ओवर इंडिया में हमने इसका फैलाव या प्रसार कर दिया है? देखिए, मैं डॉक्टर शामली के साथ एग्री नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस होते हैं, हमारा 3 अर्ली नाउकास्ट जाता है लाइटनिंग के लिए। 2019 से हमारा लाइटनिंग का नाउकास्ट जा रहा है, और ये एवरी 3 आवर्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया दिया जाता है। कहने की बात ये है,
जो ये जो इंस्टेंसेस हुए हैं, तो हमारे पास जो टूल्स हैं, सिर्फ सैटेलाइट नहीं है, डॉपलर रडार तो है, मगर साथ ही साथ हमारे पास सरफेस बेस्ड लाइटनिंग एरे नेटवर्क है। ये नेटवर्क हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी से और इंडियन एयरफोर्स, इनसे डेटा मिलता है, जो कि हम वेबसाइट पे शेयर करते हैं सभी के साथ, और इसी के बेसिस पर बहुत लोकलाइज्ड वे में पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ अ ब्लॉक तक हम जाके फोरकास्ट देते हैं। अगर आप हमारा किसी भी पब्लिक उस फोरम पे रहता है, आप हमारा नाउकास्ट देखिए, बहुत डिटेल में हमारा नाउकास्ट जाता है कि क्लाउड टू ग्राउंड फ्लैशेस होने वाला है, मगर लास्ट माइल जो डिसमिनेशन है वो हमारा अभी भी वीकनेस है, क्योंकि जो फार्मर है फील्ड में उस तक एसएमएस पहुंचना चाहिए। तो वो सिस्टम कई स्टेट्स में काफी डेवलप कर गया। जैसे मैंने बोला है कि उड़ीसा आप देखिए, आप बहुत डेवलप कर चुके हैं, और इस साल झारखंड देखिए काफी डेवलप कर चुका है, वेस्ट बंगाल काफी डेवलप हो चुका है, तो जिसके कारण से ये इस पर एक्शन होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके संजय जी, हमने जो अब तक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है, ये कितना सटीक इस वक्त है? और जैसा कि कहा डॉक्टर सोमा ने, बहुत अहम है कि ग्राउंड लेवल तक या उस किसान तक, उस युवक तक जो कि जमीन पर काम कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, और जो शेयर की जा रही क्या वाकई वो उस मोड के जरिए है ताकि वो सभी तक पहुंच सके? मैं डॉक्टर शोमा से एग्री करता हूं, और मैं डॉक्टर श्यामली और बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, मैं इस फील्ड में पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा हूं, और हमने लाइटनिंग वार्निंग सिस्टम भी डेवलप किया। आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपको 48 आवर्स का आउटलुक देता है, उसके बाद 24 घंटे का आपको आउटलुक देता है, और नाउकास्ट हमारा 2 से 3 घंटे का जाता है। इसके अंदर सैटेलाइट, डॉपलर रडार नेटवर्क और जो एरे ऑफ लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर है इंडियन एयरफोर्स के, इसको दिया जा रहा। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत ही कारगर ऐप बनाया गया है जो दामिनी ऐप है। मैं समझता हूँ ये कि लाजवाब ऐप है, और सभी राज्यों को ये दिया जा रहा, और ये बहुत ही सटीक पूर्वानुमान जाता है। तो मैं समझता हूँ इसकी ये एक अतुलनीय पूर्वानुमान है, जो विश्व में, मैंने अमेरिका, कोरिया, कई जगहों काम किया है, इस तरीके का पूर्वानुमान नहीं जाता है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। परेशानी जो सोमा बता रही है वो ये है कि जो किसान खेत में काम कर रहा होता है, उसके पास इन आधुनिक यंत्रों का उसके पास नहीं होता, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। मैं दूसरी बात पूर्वानुमान से हटके करना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामली ने जिक्र किया देवघर का। देवघर झारखंड में पड़ता है। पूरे झारखंड में हमने 2011 से उसके मिटिगेशन पे बहुत काम किया, एजुकेशन अवेयरनेस पे बहुत काम किया। और देवघर शहर में 2012 में देवघर की मंदिर के ऊपर बिजली गिरी थी, और उसके बाद से राज्य के आपदा प्रबंधन के प्रमुख होने के नाते मैंने 2 साल में पूरे बाबा धाम शहर को लाइटनिंग सेफ सिटी बनाया है। और 2014 के बाद से देवघर बाबा धाम में एक भी मौत आज तक नहीं हुई है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है। हमने झारखंड के 22,000 स्कूलों में, 6,000 अस्पतालों में, पंचायतों में लाइटनिंग एरेस्टर लगा के मिटिगेशन का काम किया, लोगों को जागरूक बनाने का काम किया। अब वही काम मैं उड़ीसा में कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारों को इसके मिटिगेशन पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए। जब तक आप सुरक्षित सेफ शेल्टर नहीं बनाएंगे, तब तक लाइटनिंग से जान जाती रहेगी। पूर्वानुमान, जागरूकता, ये सब आपको दिशा निर्देश देते हैं, जानकारी देते हैं कि आप सुरक्षित स्थान में जाएं, लेकिन सरकार को सुरक्षित शेल्टर बनाने होंगे। उड़ीसा सरकार ने पिछले साल जितने साइक्लोन सेंटर थे, 891 साइक्लोन सेंटर को लाइटनिंग सेफ किया, और उसके तुरंत बाद साइक्लोन फनी आया। फनी में एक भी लाइटनिंग से डेथ नहीं हुई। साइक्लोन के हवा और बाढ़ के अलावा लाइटनिंग से भी डेथ होती है। तो बहुत जरूरी है मिटिगेशन पे ध्यान देना, साइक्लोन से। संजय जी, 2 चीजें मैं थोड़ा सा और, पहली चीज तो ये कि अभी जो हम पूर्वानुमान कर रहे हैं, ये कितने घंटे पहले तक और कितना सटीक है, और दूसरा ये कि क्या पूर्वानुमान की अलग, अगर मैं कहूँ,
कोई लोकल लेवल पर इस तरीके की टेक्निक, लोकल टेक्निक में कहूं, वो हम लोग अपना सकते हैं इससे बचने के लिए? इमारतों को बनाने का तरीका, या फिर जो किसान खेत पर काम कर रहा है, या फिर ट्यूबवेल, इस तरह के सेंटर, छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो गाँव में या कस्बों में दिखते हैं, वहां पर कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर या कोई ऐसा इंस्टॉलेशन जो कि इससे हमें सेव कर दे? देखिए, हमने लाइटनिंग के पूर्वानुमान को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया गया है, और हर गांव में हमने मुखिया से, पुजारियों से, इस तरीके से यूथ को असाइन किया हुआ है। और जैसे भारतीय मौसम विज्ञान की वार्निंग जाती है, वो गाँव में अनाउंसमेंट करते हैं। झारखंड ऐसी जगह है जहाँ पे माइक से, जैसे इलेक्शन में चुनाव का प्रचार किया जाता है, वैसे गाँव में मोटरसाइकिल पे, ऑटो पे लोग निकल के प्रचार करते हैं कि वज्रपात होने वाला है, और सुरक्षित सारे पंचायत भवन है और सुरक्षित है। तो किसान अपना काम छोड़ के आधे एक घंटे को वहाँ आ जाते हैं, और जब मौसम फिर ठीक हो जाता है तो वापस वो काम पे चले जाते हैं। तो उड़ीसा, झारखंड, ये हमारे सामने हमने उदाहरण पेश किया हुआ है कि किस तरीके से इस पूर्वानुमान का इस्तेमाल करके लोगों को समय पे जानकारी पहुंचा के आप उनकी जान बचा सकते हैं। ओके जी, डॉक्टर शर्मा। मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी कि ये जो स्टेट्स मेंशन किए हैं, उड़ीसा, झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, इनमें स्कूल करिकुलम में भी आ गया है ये डिजास्टर होने से, लाइटनिंग होने से क्या एक्शन लेना चाहिए। इनका उड़ीसा में आपात मित्र बोल के लोग हैं जिनका हेल्प किया जाता है, जिनका काम है लोगों को गांव-गांव में जाके शिक्षा देने का। ये सब चीजों से आप अगर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स वाइज, उड़ीसा में डेथ्स बहुत कम हो चुके हैं। सेम सिस्टम में झारखंड में, वेस्ट बंगाल में डेथ्स नहीं हुए हैं, बिहार में हुआ है। मैं इसीलिए समझना चाह रहा था कि इतना सिस्टम अगर हमने कुछ राज्यों में अवेयर किया है तो बाकी राज्य से पीछे क्यों? क्योंकि जो आंकड़े 2019 के ही अगर मैं कहूं, अप्रैल से जुलाई के 4 महीने के बीच में उत्तर प्रदेश में 224, बिहार में 170, उड़ीसा में 129, झारखंड में 118। तो क्या शामली अभी भी जो अवेयरनेस का सिस्टम है, या फिर जिस सिस्टम को हमें नेशन वाइड बिल्ड करना चाहिए था, वो कहीं सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है और इसको एक्सपैंड करना होगा हमें तेजी के साथ? बिल्कुल, बिना किसी शक और शुबा के, जैसा सोमा जी ने भी कहा कि जो एंड ऑफ द माइल कनेक्टिविटी है उसका प्रॉब्लम है। जैसे आपने ऐप्स डेवलप किए हैं, बट बहुत सारे जो फार्मर, जो किसान हैं, उनको या तो वो स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है उनके पास अभी भी, या अगर स्मार्टफोन है भी तो उतनी जानकारी नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स में आपके ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज क्योंकि आप आपदा मित्र के ज़रिए आप उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर जो बाकी के स्टेट्स हैं, बाकी के राज्य हैं, वहाँ पे एक तरह से जो कनेक्टिविटी है या लोगों में प्रचार प्रसार है, वो उसकी कमी है, और इसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी संजय जी। मेरी एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हर इलाके के सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ये काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप देखें, झारखंड में खपड़े के मकान होते हैं और बिहार में ज़्यादातर कच्चे मकान, और जो लाइटनिंग जब गिरती है तो वो दो तरीके से स्ट्राइक करती है। एक तो वर्टिकली आपके ऊपर स्ट्राइक करती है, और उसके बाद वो लैटरली चारों ओर फैलती है। बिहार में चूँकि झोपड़ियाँ वगैरह काफ़ी हैं, तो कई ऐसे इंस्टांसेस आए कि उनके ऊपर लाइटनिंग गिरी है और आग लगी। खेत, चूँकि अब लैंड होल्डिंग छोटी हो गई है, तो खेतों से पेड़ कट गए, इसीलिए जब एक जगह गिरती है और काफ़ी बड़ा सुनसान वीरान इलाका होता है, तो लैटरल स्ट्राइक से काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसानों की मौत हो रही है। उड़ीसा, झारखंड में हम लोगों ने पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है, और अब पेड़ काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो बिहार में भी ज़रूरत है कि खेतों के बीच में ऐसे पेड़ों को लगाया जाए, और इस तरीके के मिटिगेटिव मेजर्स किए जाए। हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें इतना कम पैसा मिलता है कि लोग जनरली टिन का छत लगाते हैं। टिन का छत नहीं लगाएं, क्योंकि वो मेटल को अट्रैक्ट करता है। उसके ऊपर अगर आप कोई चटाई, या जब ऐसे दिन आते हैं तो आप पत्ते का ही आप कवर लगा लें। तो इस तरीके के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस करने होंगे गाँव में, और सबसे सुरक्षित होगा। हम लोगों ने उत्तराखंड में, झारखंड में ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हमने टावर लगा दिया है, वो ऑटोमेटिक लाइटनिंग सेंस करता है,
45 मिनट से 1 घंटे पहले अनाउंसमेंट होती है लाइटनिंग होने वाली है, और जितने किसान या कामगार होते हैं वो उसी टावर के नीचे आ जाते हैं, तो वो सुरक्षित टावर होता है। आप पंचायत भवन को, किसी सामुदायिक भवन को इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। और हमारी जो संस्था है क्लाइमेट रेजिलेंट और ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज सभी सरकारों को निःशुल्क उपलब्ध है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। संजय जी, क्योंकि आखिर में मैं कुछ दर्शकों के सवाल लेना चाहूंगा इससे जुड़े हुए। पहला सवाल है कि क्या इसे बचने के लिए गांव में एक ऊंचा टावर लगाना कंपलसरी कर दिया जाए, और अगर वहां पर लोगों के पास सुविधा नहीं है तो ग्राम पंचायत या स्थानीय सरकार उसका जो है वित्तीय बोझ वो रखे, ताकि उस गांव के लोग कम से कम उस एक खास इलाके लोग इससे बच पाएं। ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और झारखंड, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, जहाँ पे हम लोगों ने काम किया, ये सामने उदाहरण है। मैं बताऊं, राज्य सरकारें अगर 300 मौत प्रति वर्ष होती है तो 1200 लाख रुपए तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन में दे देती है। तो अगर 1200 लाख रुपए 10 साल के हिसाब से आप जोड़ दे तो एक बहुत बड़ा पैसा होता है। मैं समझता हूँ सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके बिल्कुल इस तरीके के टावर तैयार करना चाहिए, जिससे कि वो टावर हमने जो तैयार किया वो सिर्फ वज्रपात से बचने के लिए नहीं, वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, वो एक किसानों का चौपाल भी है। तो सारी जानकारी वहाँ मिलती है और लोग उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, वो एक ज्ञान का केंद्र भी होता है। ओके, डॉक्टर सोमा, एक और सवाल है कुछ दर्शकों का, कॉमन में ले रहा हूँ सवाल कि ऐसे में जबकि अलर्ट जारी हो कि लाइटनिंग हो सकती है, क्या हिदायत रखनी चाहिए? क्या गीले खेतों पर या जहां पर पानी लगा हुआ है खेतों पर वहां जाने से बचना चाहिए, या लोग ऐसे घरों में ना रहें जिनकी शेड लोहे की या मेटल की हो? देखिए, इसके लिए बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निकाले हैं। तो मैं कुछ कह सकती हूँ। एक तो है, जब भी आसमान में इस तरह की बादल दिखे जिससे कि फार्मर, पहली तो बात है एजुकेशन, जो सभी बोल रहे हैं अलर्टनेस। अब एजुकेशन बहुत जरूरी है कि हमेशा हमारे अलर्ट के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड ना करे। अगर आसमान में ऐसा बादल देख रहे हैं, इमीडिएटली ये एक्शन लिया जाए। ये वो एक्शन है। एक तो है, अगर पास में लाइटनिंग शेल्टर हो वहां पर जाके रुक जाए जब तक ना बादल कड़कना बंद हो जाए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है 30-30। अगर आपको आसमान में बिजली दिखने के 30 सेकंड के अंदर बिजली का कड़क सुनाई दिया, इसके मतलब आपका थंडरस्टॉर्म पास है, उससे आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह पहला 30। सेकंड 30 है, अगर ऐसा सिस्टम हो उसके बाद 30 मिनट तक आप पक्का स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे। जब आखिरी बिजली के 30 मिनट बाद तक आप परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे, तभी आप सेफ होंगे। ये तो पहली है। अगर आप खुले में हैं, जैसे कि आपके आसपास कोई लाइटनिंग शेल्टर ना हो, तो आप जैसे मुर्गा बनना होता है, दोनों घुटनों के बीच में सर रख के मिट्टी में गड़ के बैठना चाहिए। पेड़ के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए, या पेड़ के नीचे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ अट्रैक्ट करता है बिजली। तो कुछ ऐसे हिदायतें हैं जो हमें माननी चाहिए। उस समय खेतों में काम नहीं करना चाहिए, खेत से निकल के बाहर आके, जैसे मैंने बोला, वो पोज में बैठ जाना चाहिए, अगर ना हो सके किसी पक्का स्ट्रक्चर में। और सरकार की तरफ से भी लाइटनिंग शेल्टर्स ज्यादा बनाना पड़ेगा इस तरह का सिचुएशन को फेस करने के लिए। चलिए, से वक्त कम है, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और दर्शकों की ओर से जो सुझाव है वो मैं जरूर चाहूंगा कि आईएमडी और सरकार के जो मंत्रालय से जुड़े हुए पहुंचे, कि जिस तरीके से हाल के कुछ महीनों में आपने तेज बारिश या तूफान के अलर्ट जारी किए हैं, और इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर ब्लॉक लेवल तक अगर मोबाइल मैसेजिंग जो ऑडियो मैसेज है उसके जरिए अगर पहुंचा पाए तो शायद बहुत बेहतर कदम हो सकता है। आज फिलहाल इतना ही।